हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न कर लिए होंगे और हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी चैप्टर में मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों ने उसे कर लिया होगा। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर करेंगे। विद इन 30 मिनट्स डिटेल में अच्छे से सेकंड चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कराऊंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है आराम से वीडियो को देखना, इसके अंदर डेट्स बहुत सारे हैं और मैं सारे डेट्स आपको एंड ऑफ द क्लास एक बार और रिवीजन करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकंड चैप्टर, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि आजादी मिलने से पहले का जो दौर था, एक पीरियड था, एक टाइम था, वो कैसा टाइम था, उसमें इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया। हमारा एग्रीकल्चर हो, फॉरेन ट्रेड हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑक्यूपेशनल या डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब 1947 1947 जब हमको क्लास आजादी मिली, उसके बाद जब संविधान बना 1950 से लेकर 1990 तक का जो दौर है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज ए नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी 190 साल तक गुलाम रही, अंग्रेजों ने इसको बर्बाद किया, तो अब इस इकोनॉमी का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सत्ता हमारी कंट्री के लोगों के पास था, पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क जो था सरकार के सामने वो है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम है वो कैसा होगा जो इंडिया के लिए सुइटेबल होगा। हर कंट्री के नियम कानून अलग अलग हैं, पॉलिसीज अलग अलग है, रूल्स अलग अलग है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनकी इनकम, उनका सोचने समझने का तरीका सब अलग है। अब 190 साल तक गुलाम हुआ है देश, उसके बाद इकोनॉमी को पुनर्निर्माण करना, कैसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा वो डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के पास। सर इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम सिंपल सा मतलब है देश चलती कैसे है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन इकोनॉमी आर सॉल्व। हमारी कंट्री की ना कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इवन हर एक कंट्री की ना 3 मेजर प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है, दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे, वही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है। आपको पता है गवर्नमेंट काम क्या आती है? बेसिकली सरकार का हमारी कंट्री में काम क्या है? सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन सरकार का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि कंट्री की जो रिसोर्सेस हैं, जो देश के रिसोर्सेस हैं, उनको यूज करके किस तरीके से लोगों में बांटना है ताकि सब लोग सिमिलर तरीके से ग्रो कर सके। तो बेसिकली अब इंडियन इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाएगा, वो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा सामान बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है ना, कैपिटल गुड्स बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाना है, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे दूसरे का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है। प्रोडक्शन करना कैसे? लेबर से काम कराना है, मशीन से काम कराना है, सबके अपने मेरिट डिमेरिट्स हैं। अगला है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अमीरों के लिए बनाना है सामान या गरीब लोगों के लिए सामान बनाना है? तो कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर हमारे कैसे, हम उसके अकॉर्डिंग सामान बनाएंगे। सो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और अगर इन सेंट्रल प्रॉब्लम को प्राइवेट प्रोड्यूसर सॉल्व करेंगे, उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर विद मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में होने वाली डिमांड और मार्केट में होने वाली सप्लाई को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करना है इस सेंट्रल प्रॉब्लम को। यहां पे जो डिसीजंस हैं वो किसके पास होते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स के पास, अदानी अंबानी के पास, अमीर लोगों के पास, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास होते हैं। और इनका मेन मोटो जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। का मेन मोटो होता है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। सेकंड इज सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना, इसको सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर।
और तीसरा आता है मिक्स इकोनॉमी, जहां पे जो गवर्नमेंट है और प्लस जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है, और वो दोनों मिलके डिसीजन लेंगे सामान को क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, इवन किस टेक्नोलॉजी से बनाना है, और इवन जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे वो कौन होंगे, उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। ये दोनों का मिक्स है, और इंडिया इज अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी। वहां पे इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार काम करेगी उसके ऊपर, बाकी चीजें जो है वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स काम करेंगे, उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, जहां सरकार और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दोनों मिलकर काम करते हैं इकोनॉमी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे मोटिव सोशल वेलफेयर भी होता है, साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों होता है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई वो एक मिक्स इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करेगा। अब देश इतना बड़ा है, विशाल है, बहुत बड़ा देश है। अब देश को डेवलप करने के काम 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें, जैसे आपका जो साल भर का पेपर होता है, लेकिन बीच बीच में 3-3 महीने में भी तो पेपर होते हैं ना, 3-3 4-4 महीने में भी पेपर होते हैं आपके, और लास्ट में फाइनल एग्जामिनेशन भी होता है। तो देश को चलाने के लिए ना एक इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी कि भाई प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे कि पहला टारगेट क्या है, उसको कैसे अचीव करेंगे, दूसरा टारगेट क्या है, उसको कैसे अचीव करेंगे, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए की गई इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेस। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कंट्री के रिसोर्सेस को यूज करना ताकि देश को हम लोग डेवलप कर सके, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, स्टेट्स को, पूरे नेशन को डेवलप कर सके इकोनॉमिक रिसोर्सेस का यूज करके। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। डेट ध्यान रखना, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, और उसमें 5-5 साल की प्लानिंग होने लगी, इसको बोलते हैं 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। 1950 में सरकार लेके आई, 1950 में पंचवर्षीय योजना की 5 साल की प्लानिंग है। एक 5 साल का मुद्दा उठाएंगे, 3-4 प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, 5 साल में सॉल्व करेंगे, फिर अगले 5 साल में 3-4 मुद्दे उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे कर करके पूरा देश जो है वो लोग ठीक करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया गया प्लानिंग कमीशन का। जो प्लानिंग कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, तो आज अलग है, उस टाइम अलग थे। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर जिस भी पीरियड के होंगे, उस पीरियड के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का, रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर एक सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंफ्रा, चाहे वो क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर में रोजगार देना। देखो जब लोगों को रोजगार मिलेगा वो तभी कमाएंगे, और तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करेंगे, और जब वो कमाएंगे तो वो खर्च करेंगे तो डिमांड आएगी तो कारखाने लगेंगे तो उनको लोगों को रोजगार मिलेगा उस कारखाने के अंदर। तो नेशनल इनकम में तो पढ़ा ही आपने, 2 सेक्टर इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। हमसे कंपनी है, कंपनी से हम कंपनी में काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, उसी सैलरी से कंपनी का सामान खरीदते हैं, कंपनी पैसा कमाती है, फिर कंपनी प्रोडक्शन करेगी, फिर हमको काम मिलेगा, फिर हम सामान खरीदेंगे, फिर हम कंपनी को पैसा देंगे, फिर कंपनी हमें पैसा देगी, और ये पूरा का पूरा काम चलता रहता है। सो जो पहला फायर प्लान लॉन्च हुआ वो 1951 में, डेट ध्यान रखना। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ, 1950 में, लेकिन जो पहला प्लान आया वो आया 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये 5 साल का पहला फायर प्लान था। ऐसे 12 फाइबर प्लान बने, 5-5 करके 12 फायर प्लान मिले। जो 12वां प्लान था, 12th प्लान था, वो 2012 से 2017 तक था, जो कि इंडिया का आखिरी फायर प्लान था। सर उसके बाद फायर प्लान नहीं है, नहीं, ये जो प्लानिंग कमीशन है ना फिर खत्म हो गया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया, नीति आयोग ने, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा ये जो 3 साल है 1966 से 1969, इसको कहते हैं प्लान हॉलिडे, ठीक है, प्लान हॉलिडे, ये 3 साल है। ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड फायर प्लान, जो हमारा तीसरा फायर प्लान था वो फेल हो गया। बेसिकली उस टाइम पे बांग्लादेश अलग हो रहा था पाकिस्तान से, तो इंडिया भी इन्वॉल्व था, तो वॉर के चक्कर में इंडिया ने वॉर लड़ी थी, हराया था पाकिस्तान को, और बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। तो भाई ये इस टाइम इस पीरियड की वजह से हम क्या कहते हैं इसको, बेसिकली वो एक ऐसे तो नहीं लड़ाई तुरंत हो जाती है, लड़ाई से पहले भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तब जाके लड़ाई होती है, इमीडिएट लड़ाई नहीं होती है। तो वो जो पहले का टाइम था, ये वाला टाइम, इसको बोलते हैं प्लान हॉलिडे। ये थर्ड फाइवर प्लान हमारा फेलियर हो गया, उस वजह से क्लास ये क्या हो गया, प्लान हॉलिडे हो गया। ये ईयर याद रखना, 1966 से लेकर 1969, इस टाइम को बोलते हैं प्लान हॉलिडे। टोटल 12 प्लान थे, 12वां प्लान को लास्ट फाइवर प्लान बोलते हैं, 2012 से 2017 तक। लेकिन प्लान कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे प्लान नहीं होते, बड़े प्लान होते हैं, जिनको 20 साल में अचीव किया जाता है, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव प्लान, ध्यान, पर्सपेक्टिव प्लान जो कि 20 साल में अचीव किए जाते हैं। लेकिन आज की डेट पे प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। इसके भी चेयरमैन कौन है? सेम, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लीज फुल फॉर्म ध्यान रखना, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बॉडी है जो ट्रांसफॉर्म करती है इंडिया को। नेशनल नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। अब कब रिप्लेस किया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने कर दिया? नीति आयोग ने। नीति आयोग आ गया। बेसिकली नीति आयोग करता क्या है, ध्यान समझना, जो नीति आयोग है ना उसके अंदर स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं और जो एलजीज होते हैं यूटीज के, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, जो यूनियन टेरिटरीज है, वो सारे सीएम और साथ में प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड है ना, नीति आयोग का हेड, इवन प्लानिंग कमीशन का भी हेड है, चेयरमैन है, वो बैठेंगे और वो बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कंट्री के अंदर चल क्या रहा है, हर कंट्री के अलग अलग मुद्दे को उठाए जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करने की सेंट्रली बात की जाएगी। इसको बोलते हैं नीति आयोग। अब नीति आयोग का जो गोल है, मतलब सॉरी, नीति आयोग लॉन्ग टर्म जो फाइबर प्लान है उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या था, शॉर्ट में जैम्स याद कर लेना। सबसे पहला ग्रोथ। देखो सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी ना तो इकोनॉमी के लोग भी ग्रो करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत पिछड़े हुए राज्य के अंदर बहुत थोड़ी सी जगह पे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, जहाँ पे लोग इतने लोग पढ़ाई पे खर्च नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो वहाँ वो टीचर बोलते हैं हम अच्छा पढ़ाते बट हमारे अर्निंग कम होती है। क्यों? आपकी जैसी इकोनॉमी होगी वहाँ पे, अब चांदनी चौक में अगर आपकी दुकान खुलेगी ना, धंधा अच्छा ही होगा आपका। क्यों? वहाँ पे पूरी मार्केट बनी पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे कोचिंग्स का हब है, अगर वहां पे आप कोचिंग चलाते हो ना तो कोचिंग आपकी अच्छी चलेगी, लोग आपको पैसे देने के लिए भी तैयार होंगे। अगर आप अमेरिका में रहते हो ना तो वहां पे अल्टीमेटली आप ज्यादा पैसा कमाओगे। तो आपकी जो इकोनॉमी है ना वो कैसे ग्रो कर रही है उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म प्लान, फाइव प्लान का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो यही था, ग्रोथ करना। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की इनकम भी जो है बढ़ेगी, लोगों का वेलफेयर होगा। सो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोग भी ग्रो करेंगे। सेकंड, इक्विटी, गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना। हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन की है, जिससे गरीब अमीर का डिफरेंस बन जाता है। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। तो गरीब बहुत ज्यादा है देश के अंदर, अमीर भी बहुत ज्यादा है देश के अंदर। तो ये गरीब अमीर के बीच का फासला जो है ना वो खत्म करना है। अमीरों पर टैक्स लगा के गरीबों को सब्सिडी देनी है और वो जो फासला है गरीब अमीर के बीच का उसे खत्म करना है। ये लॉन्ग टर्म प्लान का ऑब्जेक्टिव है। जीई एम से मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो है वो लेके आना है, नॉट ओनली इन सर्विस सेक्टर, इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। आज लेजर ऑपरेशंस हो रहे हैं, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान की जरूरत नहीं, मशीन खुद काम करेगा, है ना। बिना ड्राइवर के, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो पायलट मोड पे चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। अब सोचो ना कितने सारे बिना चीर फाड़ करे ऑपरेशन हो जाता है, लेजर ऑपरेशंस। घर बैठे बैठे आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। आज बच्चे ऑल ओवर इंडिया, आसपास के नेबर कंट्री से भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, नहीं तो मैं कहीं बैठ के कुछ ही बच्चों को पढ़ा रहा होता। समझ रहे हो बात को? सो मॉडर्नाइजेशन हर सेक्टर में लेके आना, इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्नाइजेशन लेके आना। अगला है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, हम किसी पे डिपेंड ना हो, जो सामान का जरूरत है वो हम देश के अंदर बनाए, देश के अंदर प्रोड्यूस करें, ना कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। इसके लिए बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म फाइव प्लान। एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ, जैम्स, बचपन में खाया होगा ना जैम्स, कुछ बच्चे अभी भी खाते होंगे, है ना, कलरफुल आते हैं ना गोली छोटी छोटी, तो जैम्स, GEMS, इसका फुल फॉर्म लिखो। ये लॉन्ग टर्म फाइव प्लान का ऑब्जेक्टिव है। अगला, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950-99, 1950 से 1990 तक हमारे एग्रीकल्चर का फीचर कैसा था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज्यादा होने के बाद, अभी तो आजादी मिली ही थी, जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी जो आउटपुट था वो बहुत कम था। डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, मेजर लोग जो है फार्मर्स खेती बाड़ी करने के लिए रेनफॉल पे डिपेंड थे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे 4 लोगों की जरूरत है लेकिन 6 लोग काम कर रहे हैं। जरूरत 4 लोगों की है, काम 4 लोगों का है, लेकिन जबरदस्ती पूरा परिवार काम कर रहा है उसके अंदर। तो देखने से लग रहा है कि सभी रोजगार है, सबके पास काम है, बट एक्चुअली में 4 ही के पास काम है, 2 लोग अनएम्प्लॉयड है। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लोगों के पास जमीन थी लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, थोड़ी वहां दूर दूर। तो अपने दादाजी परदादाजी से पूछना है, दादाजी से पूछना आप, तो आप देखोगे
जमीन उनके पास थोड़ी वहां थी, थोड़ी वहां थी, थोड़ी वहां थी, बताएंगे आपको वो कि अलग अलग गांव में अलग अलग जगह जमीन थी उनके पास। बाद में सरकार ने लेके एक जगह पे दे दिया, बट पहले यही था। लड़ाई झगड़ा होता था टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड में। लैंडलॉर्ड मतलब फार्मर्स, नंबर नहीं, लैंडलॉर्ड्स का मतलब बेसिकली आप समझो जो बेसिकली जमींदार होते हैं। उसके बाद जो टेनेंट है वो पेजेंट है, वो कल्टीवेटर है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसकी उनकी जमीन पे, लैंडलॉर्ड की जमीन पे। तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद होता था और लोग खेती बाड़ी करते थे सब्सिस्टेंस के लिए, यानी खुद का जीवन यापन करने के लिए, अपने लिए ही खेती बाड़ी करते थे, किसी और के लिए खेती बाड़ी नहीं करते थे बेचने के लिए। पहले एक्चुअली माइंड में नहीं आता था लोग कि इसको बेचेंगे, तो पहले अपने घर परिवार चलाते थे, फिर धीरे धीरे लोगों को माइंड में आया पैसा कैसे कमाया जाए, तो उसको कमर्शलाइज किया गया। बट पहले लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। ये फीचर था एग्रीकल्चर का 1950 टू 1990। फिर सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। देयर द फॉलोइंग मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए सरकार लेके आई लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का सिंपल सा मतलब है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे लैंड के रिगार्डिंग उनको चेंज करना, उनमें रिफॉर्म यानी सुधार लेके आना। आज भी सबसे बड़ा विवाद पता है क्या है देश के अंदर? जमीन का विवाद। आप सबके मैक्सिमम लोगों के परिवार में एक ना एक ऐसा केस जरूर है जहां पे चाचा ताऊ ने जमीन हड़प ली, जमीनी विवाद हो रहा है, उसने उसकी जमीन कब्जा कर ली, गांव में विधायक ने जमीन कब्जा कर लिया, उसने उसकी जमीन पे घर बना लिया, उसकी 2 इंची जमीन कब्जा कर। ये लड़ाई झगड़ा पूरी फसाद का जड़ जो आज भाई भाई में है वो सिर्फ और सिर्फ है जमीन की वजह से। तो लैंड के रिगार्डिंग जो भी, अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, यहाँ पे घर के विवाद को नहीं सुलझाने वाले हम, तो जो भी लैंड्स के रिगार्डिंग पुराने नॉर्म्स थे, रूल रेगुलेशन थे, उसको ठीक करेंगे। और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स अपनाए? सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट्स को हटा दिया, यानी कि आज किसान अपनी ही जमीन पे खेती बाड़ी करेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि जमींदार की जमीन जाके खेती बाड़ी करो, आप अपनी जमीन पे खुद खेती बाड़ी करोगे, आपको जमीन देंगे। उस टाइम की बात है ये। अगला, रेंट को रेगुलेट कर दिया, मैक्सिमम 1/3, ये मैक्सिमम है। अगर 3 लाख की फसल उग रही है तो 1 लाख रुपए ही जमींदार अपने पास रख सकता है, किसी कीमत पे उससे ज्यादा नहीं रख सकता। यानी कि ज्यादा पैसे किसानों को मिलेंगे, जमींदारों को कम पैसा मिलेगा। जमीन की वैल्यू, भाई जमीन है ठीक है, लेकिन उस पर खेती बाड़ी मेहनत तो किसान ने करी है ना 4-6 महीने, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। लैंड सीलिंग, अगर आपके पास एक लेवल से ज्यादा जमीन है तो सरकार ना लैंड सीलिंग कर रही थी, भाई एक लिमिट। पहले ना लोगों पे बेहिसाब जमीन हुआ करती थी, इतनी वैल्यू नहीं थी जमीन की। आपने सुना होगा राजा महाराजा ने महाराष्ट्र को पूरा किसी को गिफ्ट कर दिया, कोई राजा आया उसने दिल्ली किसी को, आपने मुगल सल्तनत में भाई दिल्ली हमने आपको तोहफे में दे दी, भैया दिल्ली छोड़ो 50 गज जमीन खरीदने में आदमी की हालत खराब हो जाती है, पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लग जाती है, वो पूरा स्टेट उठा के किसी को गिफ्ट में दे दिया। उसी तरीके से लोगों के पास ही बहुत जमीन हुआ करती थी, हालांकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। तो सरकार ने बोला एक लिमिट से ज्यादा जमीन अगर होगी तो हम सरकार उसको जब्त कर लेती थी, और इसी के चलते राजा महाराजाओं की बहुत सारे अचल संपत्ति जो है सरकार ने जब्त करना स्टार्ट कर दिया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिनके पास दूर दूर जगह पे जमीन थी उनसे लेकर उनको एक ही जगह पे जमीन देना सरकार ने चालू कर दिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों से बोला जाने लगा कि आप मिलजुल के खेती बाड़ी करो, मिलजुल के, जैसे अमूल जो बना वो इसी कोऑपरेटिव फार्मिंग कॉन्सेप्ट पे बना। अमूल दूध, कि भाई सब लोग, जो सबके पास गाय भैंस थी, अब सब लोग दूध अपने पीते थे, आसपास में बांटते थे, लेकिन धीरे धीरे अमूल ने क्या बोला, आप हमें दो, जो एक्स्ट्रा बचता है हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, हम बेचेंगे शहर तक जहां पे लोग गाय भैंस नहीं पालते, जहां पे दूध की जरूरत है। तो लोगों ने मिलजुल के कोई भी काम किया, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। कि भाई तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर हमसे ले लो, ट्यूबवेल हमसे ले लो, मिलजुल के खेती बाड़ी करने लगे लोग, ताकि सबकी जो फसल है वो क्या हो, तेजी से इंक्रीज हो। ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके अंदर है? लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। These are the following taken by the government to promote growth in agriculture। उसमें एक और रिफॉर्म्स था, ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो यार 1960s के पीरियड में ना हम लोग बहुत ज्यादा अमेरिका पे डिपेंड हो गए थे अनाज के लिए। ध्यान समझना, अमेरिका हमें अनाज बेचता था एक लॉ के तहत, दैट इज PL 480। उस लॉ के तहत वो हमें बहुत कम दाम में अनाज बेचता था और उस पैसे को हमारी कंट्री में ही इन्वेस्ट करता था। एक्चुअली अमेरिका के पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बहुत सारा आ गया था। अब अमेरिका इतना ग्रो कर गया ना कि इनके पास अनाज सड़ने लगा, बहुत अनाज होने लगा। तो इन्होंने धीरे धीरे कई कई कंट्रियों में भला बनने के लिए, एक्चुअली अमेरिका और आपको पता रशिया के बीच में हमेशा एक वॉर रहती है कि भाई हम सबसे आगे निकले, है ना, USSR और USA के बीच में, कि भाई हम सुपर पावर, हम पूरे, मतलब ये लोग ना कंट्री,
ये लोग पूरी सारी कंट्रियों के राजा बनना चाहते हैं। तो इन्होंने भला करने के लोगों को पब्लिक लॉ 480 निकाला, उसके तहत लोगों को सस्ते में अनाज बांटना चालू कर दिया। लेकिन एक टाइम पे पाकिस्तान से थोड़ा सा इनका ज्यादा अच्छा वो हो गया, इन्होंने हमें धमकी दे डाली कि भैया हम आपको अनाज नहीं बेचेंगे। हमारा पूरा देश जो है वो चिंतित हो गया, तो भैया अब हमें अनाज कहां से मिलेगा, देश में भुखमरी छा जाएगी। हम अमेरिका से अनाज लेते थे, सोचो अंग्रेजों ने इतना लूटा हमें। उस टाइम पे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, और भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अंदर रह के ही बताऊंगा। तो उस टाइम पे सरकार जो है हरित क्रांति लेके आई, गांव गांव में जाके लोगों को बोला गया कि भैया आप खेतीबाड़ी करो, अच्छे से नए तरीके से खेतीबाड़ी करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। और उसके लिए अमेरिका ने ही हमको क्या बोला, हम आपको इंसेक्टिसाइड देंगे, पेस्टिसाइड देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। तो अमेरिका ने इनडायरेक्टली हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बेचना चालू किया और हमारी पैदावार बढ़ी। फिर हमने बोला अमेरिका से भी टाटा बाय बाय, हम आपका अनाज अब नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाया गया। ये कुछ ऐसे बीज थे जहां पे पैदावार बहुत अच्छी होती थी, अच्छी क्वालिटी के बीज थे जहां पे पैदावार अच्छी होती थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को लेके आया गया जहां पे छिड़काव किया जाता, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव, खाद वाद दिया जाता है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज किया जाने लगा। साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी की जाने लगी, टेम्परेचर देख के बीज से वो पौधा निकलता था, फिर उस पौधे को लगाते थे, साइंटिफिक साइंस का यूज किया जाने लगा बेसिकली। और मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, मशीनों का यूज किया जाने लगा खेतीबाड़ी के अंदर, ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। पहले जमीन हमारे पास ज्यादा थी लेकिन आउटपुट कम था, लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी देखो, द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड फाइव प्लान। ध्यान रखना ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, थर्ड फाइव प्लान ड्यूरिंग 1960s। ठीक है, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को जो है इंडिया फॉलो करता है उसको रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न प्रैक्टिस से, ताकि एम क्या था, आउटपुट जो है वो बढ़ाया जा सके। हरित क्रांति में बेसिकली आउटपुट को बढ़ाया जाने लगा, नए नए इनपुट से, HYV सीड से, टेक्नोलॉजी से हम पैदावार को बढ़ाने लगे। गांव गांव में जाके सरकार ट्रेनिंग देती थी लोगों को कैसे HYV सीड्स का यूज करना है। ठीक है, और ये रहा क्लास। HYV सीड्स बेसिकली जो राइस, वीट, ठीक है, राइस, वीट, जवार, मेज, कॉटन, इन सब चीजों के लिए शुरू में HYV सीड्स को लाया गया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स किसने डिस्ट्रीब्यूट किया HYV सीड्स को, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने खरीफ सीजन में। 1965 से 19 देखो 1960 में तो आया, शुरू हुआ, लेकिन HYV सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ खरीफ सीजन के अंदर। ध्यान, खरीफ सीजन के अंदर 1965 से 1966 इंडिया ने HYV सीड्स को पहली बार वहां पे अडॉप्ट किया। और MS स्वामीनाथन जो थे वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे। ये सवाल आ सकता है पेपर में, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाने लगा। इंसेक्टिसाइड, ऐसे कीड़े लग जाते हैं देखना, पत्तों में छेद कर देते हैं, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाने लगा। साइंटिफिक तरीके से देखो, साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी की जाने लगी। ड्राई फार्मिंग, फर्टिलाइजर का यूज करना, सॉइल को प्रिपेयर करना, क्वालिटी ऑफ सीड्स को मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि हर जगह अंगूर हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, गन्ना हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ना चाय हर जगह मिलेगी। सबके पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टेट्स हैं जहां पे खेतीबाड़ी होती है, मट्टी का भी रोल होता है, तो उन सबको चेंज करके साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना। अगला मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, आज की डेट पे अंगूर कहीं भी उगाया जा सकता है, गन्ना कहीं भी उगाया जा सकता है, क्योंकि साइंस का यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी, वो एटमोस्फियर, वो मट्टी ले आते हैं, उसके अंदर वो कर लेते हैं। अगला है मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, मतलब मशीनरीज को बेसिकली यूज करना। सो दीज आर द 5 पॉइंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को एक साथ नहीं, दो अलग अलग फेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला जो फेज था मिड 60 से मिड 70, यानी कि मिड 1960 से मिड 1970 में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो मोस्ट एफ्लुएंट स्टेट्स हैं, उनमें लागू किया गया है ना। और बेसिकली सबसे पहले तो राइस, वीट के अंदर ही था, कुछ सिलेक्टेड क्रॉप के अंदर थे, बाकी फिर बाद में हर एक क्रॉप के अंदर उसको लाया गया। सेकेंड फेज मिड 1970 से मिड 1980 HYV को स्प्रेड किया गया लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर, ताकि मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप के अंदर लाए। पहले तो कुछ ही वैरायटी सिर्फ वीट ग्रोइंग रीजन के अंदर ही था, फिर धीरे धीरे बाकी जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है उनके अंदर लाया गया। तो पहले इन स्टेट्स के अंदर वीट ग्रोइंग स्टेट्स, उसके बाद धीरे धीरे वैरायटी ऑफ क्रॉप और अदर स्टेट्स के अंदर 1970 से 1990। तो फर्स्ट फेज 1960 1970 के बीच, सेकंड फेज 1970 1980 के बीच। ये ध्यान रखना, एक नंबर में आ सकता है। इफेक्ट क्या हुआ हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का? मार्केटेबल सरप्लस। अच्छा, मार्केटेबल सरप्लस किसको कहते हैं? कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर ली और अनाज बच गया जिसको आप मार्केट में बेच सकते हो, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। लोग इतना अनाज उगा रहे थे कि अपनी जरूरत पूरी हो रही थी, बाद में बच रहा था मार्केट में बेचने के लिए। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन का सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करने लगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसानों से अनाज खरीद लेती है,
खरीद के बफर मेंटेन करते थे। कभी वॉर आ गई, कभी कहीं फसल अच्छी नहीं हुई, कहीं पे मौसम बिगड़ गया, या फिर जो राशन देना होता है गरीब लोगों को, सरकार बफर मेंटेन करती है और उससे लोगों को अनाज बांटती है। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, अब अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई के बढ़ने से उसका प्राइस कम होगा, तो जो गरीब लोग थे उनको अनाज सस्ते दाम में मिलने लगा और आउटपुट जो है वो कंट्री का बढ़ने लगा। जो पहले हमारा आउटपुट कम था ना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो फिर ये क्या हो गया, राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये सारे इंपैक्ट थे। नाउ अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ना सरकार चीजों को अपने हाथ में रख रही थी। आपको 1991 में एलपीजी आया, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एलपीजी से पहले सरकार कहती थी सारी चीजें हम अपने हाथ में रखेंगे, सब कुछ हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटो सोशल वेलफेयर का है। हम प्राइवेट के हवाले सब कुछ नहीं कर सकते, तो वो देश को लूट खाएंगे अपने फायदे के चक्कर में। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सरकार का रोल क्या था, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था? क्योंकि देखो, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे कम थे, तो अगर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं हैं तो भाई डेवलपमेंट कौन करेगा? सरकार ही करेगी। उनके पास इतना पैसा था नहीं। सरकार रोजगार दे रही थी, है ना, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव आईपीएस, जैसे यूपीएससी के एग्जाम निकलते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, डिप्लोमेट्स, उनमें भी रोजगार दे रही थी। इंडियन रेलवे में भी रोजगार दे रही थी, और भी बहुत सारी सरकारी कंपनीज है, उनमें सरकार जो है वो लोगों को रोजगार दे रही थी। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था, प्राइवेट कंपनीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। लोगों की जो भी इनकम बन रही थी वो सरकारी कंपनियों से इनकम बन रही थी। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, अपने दादाजी से पूछ के देखना आप, 10 में से जो है वो ज़्यादातर दादाजी जो होंगे ना, वो सरकारी नौकरी में होंगे, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन अपने पिताजी को देखना तो वो प्राइवेट में आगे होंगे ज़्यादातर, और आप मैक्सिमम लोग प्राइवेट में जाने वाले हो। तो पहले सरकारी नौकरियां ही होती थी, सरकार खींच खींच के घर से बुला बुला के ले जाती थी और नौकरी लग, ऐसे घूम फिर रहे हो भाई, वहां नौकरी लग रही, कौन कौन करेगा? वो लोग चले गए, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। ऐसे होती थी नौकरी। आज जैसे बुलाते लेबर चौक पे लेबर खड़े रहते हैं, उनको लाके लेबर से काम कराते हो आप, पहले सरकारी नौकरी ऐसे लगती थी। ट्रुथ है, पूछ के देखना अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे। तो जितने भी इनकम जनरेट हो रही थी कंट्री के अंदर, सरकार कर रही थी, और सरकार का जो मेन मोटो था वो सोशल वेलफेयर था। इसीलिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में सरकार ने सारी चीजों को अपने हाथ में रखा। 1991 के बाद धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन होना चालू हो गया। देखो ये सारे पॉइंट्स थे। लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं था प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट सेक्टर सरकार जो है रोजगार दे रही थी, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, एजुकेशन, training, technical training, these all are necessary for economic development and these are contributed to the public sector. और ये सारा कौन contribute करता है? Public sector. Private sector investments are also depending upon these infrastructure facility. तो अगर सरकार ये सब डेवलप कर रही है तो प्राइवेट इस पे डिपेंड है। ओके, इनकम जनरेट कर रही सरकार, और सरकार का मेन मोटो था सोशल वेलफेयर करना। अगर प्राइवेट के हवाले कर देते तो प्राइवेट जो है वो देश को लूट खाते। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जो कि सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का फेज था। सरकार ने इसके अंदर 3 स्केड्यूल बना दिए और सरकार ने बोला भैया ये कंपनी, इस स्केड्यूल में इतनी इतनी कंपनी इंगेज हैं, आप यही काम कर सकते हो। सरकार ने कुल मिला के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से डिसाइड कर दिया कि कौन क्या क्या काम करेगा। इसके अंदर 3 स्केड्यूल थे। स्केड्यूल ए, इस स्केड्यूल के अंदर सरकार ने 17 इंडस्ट्री रखी थी। सरकार ने बोला ये 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार ही ओन करेगी, सरकार ही चला पाएगी। आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन स्टील, हेवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोयला, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग। सरकार ने बोला भाई 17 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो सरकार ही चलाएगी, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स इसको नहीं चलाएंगे, आप घुस मत जाना, ये धंधा सरकार करेगी। शेड्यूल बी में सरकार ने बोला 12 ऐसी इंडस्ट्री होंगी जो स्टेट ओन होंगी, लेकिन सरकार प्राइवेट वालों को काम दे सकती है। लाइक मालिक तो सरकार है लेकिन काम प्राइवेट से वो करवा सकते हैं। लाइक फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, मशीन टूल, अदर माइनिंग एक्टिविटीज में कंपनी चलाएगी सरकार, लेकिन सरकार टेंडर देगी प्राइवेट वालों को कि आप भी काम कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, मतलब हेल्प से। बाकी जो बची कुछ इंडस्ट्री वो शेड्यूल सी के अंदर आएंगी। इसके अंदर सरकार ने बोला कि भाई बाकी जो इंडस्ट्री बच गई वो प्राइवेट सेक्टर चला सकते हैं, उनको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो उसको रन कर सकते हैं। और अच्छा काम करोगे सरकार सब्सिडी देगी, है ना। और जो बैकवर्ड एरिया में आप काम करोगे, बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस खोलोगे, सरकार आपको सब टैक्स कंसेशन देगी, सब्सिडीज देगी। तो ये 3 शेड्यूल है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। ये कौन सा फेज था? सेकंड फेज। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का फर्स्ट फेज आया था, वो 1948 का था। डेटा याद रखना, बहुत डेटा है इसके अंदर। सेकंड फेज 1956, जिसके अंदर 3 शेड्यूल बताया गया, पहले 17 इंडस्ट्री, फिर 12, फिर बचे कुछ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है कार्वे कमेटी।
कार्वे कमेटी 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है, उनकी उपाधि देता है, उनकी वैल्यू देता है। 1955 में ध्यान रखना, 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वैल्यू दी गई, किसके द्वारा? कार्वे कमेटी द्वारा। और आया कब था? 1950। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग, ये रहा है ना, लघु उद्योग। यहाँ पे छोटे छोटे कारखाने खोलो, वहां पे आप काम करो, आसपास के लोगों को रोजगार दो, ये बहुत अच्छा है। एक बड़ी कंपनी से कई सारी छोटी कंपनीज अच्छी हैं जो अलग अलग एरिया में अलग अलग एरिया के लोगों को रोजगार दे रही है, वहां पे ग्रो करने की बात कर रही है। 1950 में सरकार ने बोला जो 5 लाख रुपए लगाएगा अपने बिजनेस के अंदर, है ना, उसको हम लोग छोटी इंडस्ट्री बोल देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सरकार बहुत फैसिलिटी देती थी, बट समय के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू चेंज होती चली गई। और अगर मैं बात करूं आज की डेट पे जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10 करोड़, ठीक है। दीज आर जनरली लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो आमतौर पे लेबर से काम कराती हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव है। और अगर आज 10 करोड़ तक की अगर आपकी मशीनरीज की वैल्यू है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। उस टाइम पे 5 लाख तक के आपके एसेट्स की इन्वेस्टमेंट थी तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे। 1955 देखो कहां, 1950 कहां है, 2025 कहां है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रोजगार क्रिएट कर रही थी, लोगों को रोजगार दे रही थी। एक्सपोर्ट लगभग 45 to 50% एक्सपोर्ट अगर जो हो रहा था ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हो रहा था। यानी हमारे देश का आधा एक्सपोर्ट छोटे छोटे लघु उद्योग कर रहे थे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे जनता का भला होता है। सो दीज 3 आर द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बारे में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने जनरल संख्या की शुरुआत की थी, इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसको स्टैब्लिश किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका जो मॉडल है वो कंसिडर किया गया था 1956 से 1957 और 1960 से 1961। तो ध्यान रखना, ये जो पीरियड है ना पूरा का पूरा 56 से 61 तक, सेकंड 5 ईयर प्लान में किसका मॉडल कंसिडर किया गया था? इनका, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। अगला है फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार 2 पॉलिसी लेके आई, एक टैरिफ और दूसरा कोटा। और ये पूरा पॉलिसी था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। सरकार ने बोला बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, देश के अंदर ही सामान बनाएंगे। तो बाहर से इंपोर्ट ना करने के लिए सरकार ने क्या किया? टैरिफ। ये किसके लिए था? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो देश के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के सरकार ने टैक्सेस लगा दिए कि अगर आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करोगे, बाहर से खरीदोगे, बहुत टैक्स लगेगा, सामान महंगा। आज अगर आप बाहर से कोई सामान खरीदते हो ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ता है, क्यों? सरकार उस पर टैक्सेस लगाती है ताकि वो सामान महंगा हो जाए, आप बाहर से ना खरीदो, आप देश के अंदर से खरीदो। सेकंड है कोटा। कोटा का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट बना दी कि भैया ये लिमिट है, इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैरिफ, टैक्सेस, और ये जो है ना कोटा जो है वो क्वांटिटेटिव लिमिट है कि भाई इतनी क्वांटिटी ही बाहर से आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक क्वांटिटी की लिमिट लगा दी ताकि बाहर के लोगों को एंट्री ना दी जाए, आप देश के अंदर से खरीदो, देश के प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए। ये देखो बोटल नेक, इसे बोलते हैं बोटल नेक, कि भाई यहां से आप जो है इंपोर्ट कम कर दो, आप इंपोर्ट ज्यादा मत करो, घर के अंदर ही बनाओ, देश के अंदर ही बनाओ, ताकि देश के लोगों को काम मिले। सही बात है, मैं क्यों बाहर से खरीदूं, मैं देश के अंदर से खरीदूंगा, ताकि उसके जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका बेनिफिट किसको मिले? इंडियन लोगों को मिले, और हम सबको मिलेगा बेनिफिट, उसका सस्ता ही पड़ेगा हमें। तो टैरिफ और कोटा ध्यान रखना, ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर 2 पॉइंट आता है, और ये किस लिए है? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूं एक एक करके, तो ध्यान समझना। चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट बन सकते हैं, मैक्सिमम डेट डेटा मैं सारे के सारे बता रहा हूं, इसको भी अच्छे से आप लर्न कर लेना। हिज मॉडल अडॉप्टेड सेकंड 5, किसके मॉडल को सेकंड 5 प्लान में अडॉप्ट किया गया था? पीसी महालनोबिस। उन्होंने जनसंख्या फाउंड किया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया था। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948 में। सेकंड कब आया था? 1956 में। सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन सेटअप कब किया गया था? 1950 में। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पहला 5 प्लान कब लॉन्च हुआ? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया? 1951 में। जब फर्स्ट 5 प्लान आया तब इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी आया। कार्वे कमेटी ने एसएसआई को रिकॉग्नाइज किया था, कार्वे या फिर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, कब? 1955 में। और इसको कार्वे कमेटी को शुरू किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने भी, ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग किस पे डिपेंड थे? यूएसए पे डिपेंड थे। किस लॉ के अकॉर्डिंग? पीएल
480। ये बात आप ध्यान रखना। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इसके अंदर 3 स्केड्यूल बना गए, ए में 12, ए में 17, बी में 12, सी में रेस्ट। वो कब? 1956 में। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ईयर याद रखना। पहला फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, जहां पे एचवाईवी को कुछ जो मोस्ट एफ्लुएंट स्टेट्स हैं जहां पे वीट प्रोडक्शन ज्यादा है, उनमें लेके आ गया कब? मिड 1960 से मिड 1970। प्लान हॉलिडे ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड फाइव प्लान, वो क्या था? 1966 से 1969। एमआरटीपी एक्ट पास किया गया था, कंपटीशन एक्ट ने उसे रिप्लेस किया। एमआरटीपी एक्ट कब पास किया गया? 1969 में। मैं थर्ड चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको बोलते हैं एमआरटीपी एक्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया इंडिया ने, है ना। कब अडॉप्ट किया? 1991 में। और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मतलब कि मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। ये भी थर्ड चैप्टर के अंदर आता है, बट लेकिन कर लो। लास्ट 5 प्लान जो 12वां था, वो कब से कब तक चला? 12 से 17। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने, नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब? जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015। रेंट कितना रेगुलेट किया गया था? 1/3 टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। इंडिया ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को फर्स्ट टाइम कब किया? खरीफ सीजन में 1965-66 है, तो 66 लिख सकते हो आप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 1951 की लिमिट कितनी थी? 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने 5 लाख रुपए तक लगाया एसेट्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, तो तुम एक छोटी कंपनी हो। सरकार बहुत सारे ना छोटी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बहुत काम कर, सरकार कहती थी ये कुछ ऐसे सामान है जो छोटी कंपनियां ही बनाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएंगी। उनको दे दिया कि भाई आप ही बनाओगे, प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया। टिश्यू पेपर, चॉकलेट, ये सब आप बनाओगे और कोई नहीं बनाएगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स कंसेशन भी दिया सरकार ने, समझ रहे हो। तभी 5 लाख से छोटी कंपनी, 5 लाख से छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और क्लास 2016 की जो लिमिट थी 1 करोड़ है, और आज की 2016 की जो लिमिट है वो 1 करोड़ है। और जो एसेट्स है वो 10 करोड़ से कम का होना चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होना चाहिए। डीपली नहीं पूछेगा, बट हाँ कर रहे हैं तो कर लो ये भी। इंडिया अटेनेबल सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिया ना फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। कब? 1970 में। सेकंड फेज कब आया ग्रीन रेवोल्यूशन का? 1970, मिड 1970 टू मिड 1980। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लॉन्च हुआ वो कब हुआ? 1950 में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो 1950 में आया। सो ये हो गए यहां तक सारे के सारे डेट्स। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आप पहले चैप्टर की तरह उसी जोश से सेकंड चैप्टर को अच्छे से लर्न करोगे। मैंने पूरा डिटेल में सारे डेट्स के साथ अच्छे से रिवीजन करा दे चैप्टर का। तो कैसा लगा मुझे बताना वीडियो कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसको जरूर याद करके आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।